दोस्तों नमस्कार। फिर से उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर। लक्ष्य प्रश्न बैंक 4। दोस्तों आप लोगों का जो प्यार है वो देख करके मैंने सोचा कि बड़े बड़े वीडियो ही बनाना चाहिए, और उसके पहले मैं कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहता हूँ। बार बार आपके प्रश्न आ रहे हैं, और जो प्रश्न अनावश्यक हों, जो क्वेश्चन को जरूरी नहीं वो आप किया भी मत करो। देखिए मैं कौन कौन सी बुक से तैयारी करा रहा हूँ, विच बुक इज दिस सर बताइए। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। देखिए सर, देखिए दोस्तों, एक है मेरे पास बीएड एंट्रेंस टेस्ट की डॉक्टर लाल एंड जैन की पुस्तक, उपकार प्रकाशन की है। ये राजस्थान के लिए है, लेकिन इसका सिलेबस है वो आरआई से मिलता जुलता है, इसलिए इसमें से कुछ पार्ट हम ले लेते हैं। इंग्लिश का पार्ट भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, और आप देखेंगे तो यहाँ आप देखिए also available as ebook www.ebooks.upkar.in। तो आपने देख ली होगी ये। अब दूसरी बुक की तरफ चलते हैं। दूसरी बुक है लक्ष्य, मनु प्रकाशन की बुक है। प्री बीएससी बीएड BA प्री BSc बीएड, ये कांति जैन, महावीर जैन, अंशुल जैन की है। ये 2017 के हल प्रश्न पत्र सहित है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये BSc बीएड और BA बीएड की पुस्तक एक ही आती है। ये देखिए, ये पुस्तक है लक्ष्य प्री BA बीएड, कांति जैन, महावीर जैन, अंशुल जैन। ये देखिए एक लेटेस्ट पुस्तक है, तो इसमें जो सॉल्व पेपर भी हैं ये मैं आपको करवाऊंगा बाद में। तो आपने देख लिया, ये पुस्तक हो गई। अब इंग्लिश की पुस्तक बता देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश की पुस्तक है मेरे पास डॉक्टर रस्तोगी की, इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, प्रोफेसर VK रस्तोगी की पुस्तक है। और बता देता हूँ मैं आपको, और क्लियर बता देता हूँ, ये VK रस्तोगी की पुस्तक हो गई। और डिक्शनरी है मेरे पास, एक मिनट, ये कैम्ब्रिज लर्नर्स डिक्शनरी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास सहायक सामग्री है, और एक दो पुस्तकें और हैं। लक्ष्य के बारे में बता देता हूं कि लक्ष्य की पुस्तकें राजस्थान के संदर्भ में BSc बीएड और BA बीएड अलग अलग आती हैं, लेकिन वहां एक ही पेपर होता है और एक सी तैयारी होती है। इनमें जो कंटेंट है वो एक ही है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के एक से क्वेश्चन है, और ये जो रीजनिंग के भी एक से क्वेश्चन है। कुछ साइंस का, आर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ये पेपर अपने यहाँ नहीं होता है, RICE में नहीं होता है। तो जो PTET से देने वाले विद्यार्थी हैं और RI से देने वाले वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं बात बताता हूँ। कल परसों एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया था कि सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए, बुक में ये दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से प्रश्न थे और उत्तर किस वजह से दिए गए। क्वेश्चन नंबर 70, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप है, मूल मंत्र है, अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाएं। ये इसमें बुक में दिया हुआ है, लेकिन पहले अपन ऐसा पढ़ चुके हैं कि छात्रों को यह संप्रेषित कर दें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप नए नए गए हैं कक्षा में, अभी नया अपॉइंटमेंट है आपका। तो एक टिप है आपके लिए कि पहले बच्चों को बता दें कि देखो भैया मैं ये चाहता हूँ, ऐसा अनुशासन चाहिए मेरे को। तो ऐसा हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए पिछला वाला देखते हुए हम इसका आंसर ये मान सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 115, कोई वस्तु जो संप्रेषण को बाधित करता है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप अभिव्यक्ति और माध्यम अगर CBSE से पढ़े तो किताब पढ़ चुके हैं। राजस्थान में संचार नाम से किताब चलती है, उसमें इसका आंसर नॉइज, इंग्लिश में शोर दिया हुआ है, नॉइज दिया हुआ है, और वैसे हिंदी में बाधा दिया हुआ है। तो ये मैंने बताया था, लेकिन इस किताब में अवरोधन दिया हुआ है, अवरोधन, ठीक है। डिस्टर्बेंस वैसे होता है, अवरोधन दिया हुआ है, तो किताब के अनुसार चलेंगे तो इसका उत्तर अवरोधन होगा, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं कि मेरी तरफ से कोई उत्तर दे दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये आंसर इसका ये होना चाहिए। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। पुस्तक में इसका उत्तर है सुसाध्यक, लेकिन मैंने इसका उत्तर आपको D बताया था, विकूटन। क्यों? एनकोडिंग डिकोडिंग। तो प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया। आप हमें संकेत प्राप्त हो गए, अब उसको अर्थ निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिकोडिंग करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता भी हूं कि आप है ना एक बार इंग्लिश का ऑप्शन भी देख लिया कीजिए। इसलिए मैंने इसका आंसर ये बताया था कि पुस्तक में ये दिया हुआ है। और दोस्तों देखो, आपकी मर्जी है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान होने का दावा नहीं करता हूं। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि आप चाहें तो पुस्तक का अर्थ भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। मुझे जो सही लगा वो बता दिया है। एक और बात,
कई जो मित्र हैं मुझसे इन पुस्तकों की पीडीएफ मांगते हैं। देखो दोस्तों, कॉपीराइट इश्यू है, मैं इनसे इन पुस्तकों की मदद ले रहा हूं आपके लिए। लॉकडाउन था और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि मैं RIE की से संबंधित कोई वीडियो बनाने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था जब मैंने ये चैनल बनाया था। लेकिन अब जब बना लिया है तो पीडीएफ में आपको नहीं भेज सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यू है। मैं इनको क्रेडिट देके आपकी सेवा कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं। मैं 1 महीने तक इन्हीं पुस्तकों से आपकी सेवा करूंगा। एक बात और, मैंने RIE CEE की वेबसाइट देखी थी NCERT की, कि उसमें लिखा हुआ था कि आप 10 जुलाई तक आप अब ये फॉर्म भर सकते हैं। कोई बच्चे चूक गए हैं फॉर्म भरने से तो आप अब फॉर्म भर दीजिए, जिससे आपका भी कोई RIE CEE RI में जाने का कोई सपना हो तो वो पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। कुछ प्रश्न शुरू कर ले लेते हैं हम। जब एक अध्यापक को विद्यार्थी से पूछे गए प्रश्न का प्रत्येक और ठीक उत्तर ना आए तो उसे क्या करना चाहिए? एकदम सटीक उत्तर नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए उसको? दोस्तों ये सारे ऑप्शन पढ़ लेना। ये आएगा, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वो बाद में ठीक उत्तर देगा। आपको प्रश्न का उत्तर तो आता ही नहीं है, और आता है तो थोड़ा बहुत आता है, सटीक उत्तर आता नहीं है, तो आप गोल मोल बात को घुमाएं, वो ठीक नहीं है। आपको बता देना चाहिए, आप उसका बाद में उत्तर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण के द्वारा हम का आदान प्रदान करते हैं, अनुभूतियों का, सूचनाओं, अनुभूतियों का, केवल प्रभावों का। ये देखो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन में से आया है। सूचनाओं, तथ्यों और अनुभूतियों एवं प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं। तो ये इसमें आंसर आएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान देना है। ज्ञान द्वारा तर्क शक्ति का विकास, सोच का विकास, उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये सब में आ गया। शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? शिक्षक को रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्टेड बनाने के लिए, पढ़ाई को, टीचिंग को इंटरेस्टेड बनाने के लिए सहायक सामग्री के उपयोग से प्रश्नों के उत्तर लिखाकर, खाली कालांश देकर, सहायक सामग्री व अंतःक्रिया द्वारा शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न 128। आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, उसका निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है? देखो दोस्तों, ये मैंने सारे पढ़ के देख लिए। वे पढ़ने के महत्व को नहीं समझते। ये ठीक ठाक है, इनके निकट का है ये। इसमें लेकिन उत्तर आएगा इसका ये उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते हैं। ये पढ़ते हैं छात्र, लेकिन जी चुराने का कारण क्या है कि छात्र को उस सही ढंग से नहीं पढ़ाते होंगे, इसलिए ये लिखा है कि उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो उनको रुचि पैदा नहीं कर पाते उन छात्रों की, इसलिए ऐसा लिखा गया है। चलिए, बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को आप किस प्रकार की सलाह देंगे कि किस तरह की तैयारी करना चाहिए? तो हम उनको क्या देंगे? अच्छी तैयारी की प्रेरणा देंगे कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। अगला प्रश्न है, यदि कुछ छात्र आपके पास आकर आपके साथी अध्यापक की बुराई करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम उन्हें बुराई करने से मना करेंगे। क्वेश्चन 131, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? टीचिंग एड्स हैं वो कम है, उस तो क्या करेंगे? बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे। देखो दोस्तों, ये भी ऑप्शन हो सकता है। इन सब की परवाह नहीं करेंगे, परवाह करनी चाहिए। सब निर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, यानी अपने हाथ से बनाई हुई सामग्री का प्रयोग करेंगे, लेकिन शिक्षण सहायक सामग्री का जरूर उपयोग करेंगे। नक्शे नहीं है, मान लो मानचित्र, मैप्स नहीं है स्कूल में, तो आप क्या करेंगे? हाथ से बोर्ड पे बनाएंगे या घर से किसी चार्ट पे बना के नक्शे ले आएंगे, फिर बच्चों को बताएंगे। ठीक है ना? तो स्वनिर्मित सामग्री है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे? उन्हें लिटरेट बनाने के लिए, उनको लिखना पढ़ना सिखाने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? तो उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। आपको ये लिखना है, रात को आपको कहीं पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, ये आपकी इच्छा की बात है बाद में, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। उन्हें स्कूल में जाने के लिए कहेंगे, उन्हें शैक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये समाज के लोगों को साक्षर बनाना है तो उनको रात्रि में ही, आपको दिन में आपको समय नहीं मिलता क्योंकि आप स्कूल में पढ़ाएंगे, और साक्षरता कार्यक्रम बनाकर रात्रि में उनको भी, दिन में उनको भी समय नहीं मिलता क्योंकि वो काम धंधा करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे वो भी रात्रि में आके पढ़ सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? मानसिक योग्यता, गीता, सामान्य ज्ञान व शिक्षण की विधियां।
दोस्तों एक शिक्षक के लिए यही गीता है, यही कुरान है, शिक्षण की विधियां। तभी लोग, शिक्षक इस पुस्तक को पसंद करेगा तो बच्चे भी उसको पसंद करेंगे। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे? इसमें उत्तर आएगा दोस्तों ब। जो पढ़ने में होशियार हो, तो ये तो आ गया किसे पसंद करेंगे, जो पढ़ने में होशियार। क्यों पसंद करें? क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। सभी अध्यापक उसको, ऐसे बच्चे को प्यार करेंगे, ठीक है, उसको पसंद करेंगे। अब ये अमीर बाप का बेटा हो क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, बिल्कुल गलत बात। जो किसी अधिकारी का पुत्र हो क्योंकि उससे आपके कई जायज़ नाजायज़ कार्य होंगे। जो आपके मित्र का पुत्र हो, तो ये तो वैसे ही आंसर गलत निकल रहे हैं। तो ये आएगा जो पढ़ने में होशियार है, क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? दोस्तों इसका उत्तर आएगा सरकारी तथा प्राइवेट समितियों दोनों के हाथ में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो कार्यक्रम है, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और बता दूं दोस्तों, कई बार पाठ कठिन होता है, तो पाठ कठिन होता है, दोबारा भी समझ में नहीं आया तो अध्यापक उसको तिबारा भी पढ़ाना चाहिए, 4 बार भी पढ़ाना चाहिए। तो पाठ कठिन हो तो उसको दोबारा नहीं आया तो आप दोबारा पढ़ाएंगे, ये सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? बच्चों का तो आपने कर दिया, स्टूडेंट्स का एवेल्यूशन आपने कर दिया, तो शिक्षकों का कौन करेगा? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, उनके शिक्षार्थियों द्वारा, शिक्षा ग्रहण करने वाला यानी विद्यार्थियों द्वारा ही उनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आज के लिए नई व्यवस्था बनी है, फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से भी। मैं वहाँ पचमढ़ी में SWB हिमालयन वुडवेज कोर्स करने के लिए गया था। ये स्काउटिंग का स्काउट मास्टर की टॉप डिग्री होती है, हिमालयन वुडवेज कोर्स। तो वहाँ गया, तो वहाँ पे लास्ट में फीडबैक लेते हैं कि किस टीचर ने कैसा अच्छा पढ़ाया, किसने खराब पढ़ाया, किसकी बात अच्छी लगी, किसकी बात बुरी लगी। तो ऐसा फीडबैक आजकल विद्यालयों में भी लेने लग गए, स्कूल्स में भी लेने लग गए। आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे? दोस्तों औसत योग्यता से कम से अधिक भी, आप मिश्रित योग्यता की, औसत होंगे उनको भी, औसत से ऊंचे होंगे उनको भी, औसत से थोड़ी कम होंगे उनको भी, सभी बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे। यानी मिला जुला स्वरूप होना चाहिए कक्षा का। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है? यह आएगा उत्तर। ये ट्रेनिंग भी ठीक है, अनुभव भी ठीक है, बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार, ये सब चीजें इसका पार्ट। लेकिन विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। बच्चों तक आपकी बात अच्छी तरीके से पहुंचनी चाहिए, बच्चे आपकी बात अच्छी तरह से ग्रहण कर रहे हैं तो अच्छा अध्यापन है। वो अच्छी टीचिंग हो गई तो ये रिजल्ट कैसे निकलेगा कि आपका विषय वस्तु पर अच्छा अधिकार है और आपने अच्छा कम्युनिकेट किया है। 140 विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का महत्व है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है, सेल्फ स्टडी की हैबिट हो जाती है उनको। 141 विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? मॉरल वैल्यूज कैसे पैदा की जा सकती हैं? इसमें दोस्तों उत्तर आएगा से पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, सुबह की प्रार्थना द्वारा नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, शायद पिछले पेपर में आया हुआ है, लेकिन ऑप्शन कुछ अलग थे। तो यहाँ जो इस बुक में इसका आंसर दिया हुआ है पाठ्यक्रम के साथ नैतिक मूल्य। तो पाठ्यक्रम है आपका, सिलेबस है, ये आपके जो करिकुलम है उसी में उसको समाहित कर दिया जाए। जैसे गुरु नानक की शिक्षाएं हैं, कबीर का पाठ है, तुलसीदास जी का है, भगवान राम का, श्री कृष्ण का है, कुरान का, ये पाठ शामिल कर दिए जाएं तो इस पाठ्यक्रम में ही दे दिए जाएं। उदाहरण देता हूँ, 6ठी क्लास में आपके बाल रामायण चलती है हिंदी में, 7वीं क्लास में महाभारत चलती है, 8वीं क्लास में और बुक चलती है, वो उसका नाम तो वो है भारतीय खोज। लेकिन मॉरल वैल्यूज के लिए ये जो धार्मिक किताबें हैं या महान व्यक्तियों के जो संबंधित पाठ हैं वो दे दिए जाते हैं। जैसे वीर कुंवर सिंह का पाठ दे दिया 7वीं क्लास में ही। और ऐसे ही लोग जो आपको सदाचरण करने की तरफ, अच्छा आचरण करने की तरफ
प्रेरित करते हैं, वो पाठ आपको उसमें दे दिए जाते हैं। तो आप पाठ्यक्रम के साथ ही उसको संबंधित कर देना चाहिए। राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर करता है? ये दोस्तों मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। सिर्फ वन के साधनों पर या खनिज पदार्थों पर या भौतिक साधनों से ही राष्ट्र का विकास नहीं होता। जो मानवीय संसाधन हैं उनके ऊपर, मानवीय साधन है उनके ऊपर राष्ट्र का विकास, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, कितना कमाते हैं, कितने स्वस्थ हैं, कितने युवा हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है और भविष्य में अच्छी संभावना बताई जाती है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब भाई नहीं है तो नहीं, अच्छा नहीं है तो उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों को दोष देने से कोई लाभ नहीं, आप भी तो दोषी हैं, स्वयं को दोषी समझेंगे, कोई उससे भी कोई लाभ नहीं, परवाह नहीं करेंगे, ये भी कोई बात नहीं। तो परिणाम अच्छा नहीं है तो कारण जानने का प्रयास करेंगे कि मुझसे गलती हुई है या कोई बच्चों को समझने में कोई गलती हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो उस गलती को दूर करने की, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? वो समाज केंद्रित होना चाहिए। अच्छा पाठ्यक्रम है वो समाज केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित भी होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो समाज केंद्रित होना चाहिए सबसे ज्यादा है। अच्छा आंसर ये आएगा। 145, विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? होमवर्क कैसा दें? तो इसका आंसर आएगा औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार। यानी होशियार बच्चे हैं उनको हार्ड देना चाहिए, कमजोर बच्चों को थोड़ा सा लेवल उसका कमजोर होना चाहिए, लेकिन नहीं, तो औसत विद्यार्थी योग्यता के हैं, बीच वाले छात्र हैं, न कमजोर हैं न होशियार हैं, है ना। तो उन बच्चों को जैसा होमवर्क देना चाहिए वैसा ही होमवर्क सबको दे देना चाहिए। औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार पूरी कक्षा को होमवर्क देना चाहिए, न कमजोरों के हिसाब से दो न होशियारों के हिसाब से दो। तो जो बीच के छात्र हैं ना औसत योग्यता वाले, उनके हिसाब से 3 तरह के छात्र होते हैं कक्षा में, औसत, औसत से अधिक और औसत से कम। अब ये तीनों मिलके क्या हो गए? मिश्रित योग्यता के। तो औसत योग्यता के स्तर के विद्यार्थी हैं, उनके अनुसार उनको दे देना चाहिए, क्योंकि न ज्यादा होशियार होते हैं न ज्यादा कमजोर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भाषा किसका माध्यम है? भाषा विचारों के स्तर का, सहज अभिव्यक्ति का, अच्छे परस्पर संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान। सहज अभिव्यक्ति का, भाषा सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। कौन सी सबसे प्रभावशाली शिक्षा सहायक सामग्री है? टीचिंग एड कौन सा सबसे ज्यादा? प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्टर की बात है। प्रोजेक्टर होता है इसके द्वारा हम अपनी टीचिंग है उसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। देखो दोस्तों, थोड़े थोड़े सभी वर्किंग मॉडल है, चार्ट है, आपका एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो प्रोजेक्टर है उसके माध्यम से पढ़ाएंगे तो जो प्रोजेक्टेड जो सहायक सामग्री है वो सबसे अच्छी है। 148, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? इसका आंसर आएगा नाटकीय तरीके से, ड्रामा के द्वारा। 149, ड्रामेटिक टाइप से दिया जा सकता है। इसकी मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या कर भी नहीं सकता। आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप? तो क्योंकि ये सबसे अच्छा आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा विद्यार्थियों को पढ़ाने में आपकी रुचि है, आपको देना ही यही है, आपको और कोई भी बात हो। ये प्रश्न अपने कई बार कर चुके हैं। व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है? ये एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या कारण है? तो ये होगा, इसमें आंसर आएगा मनोवैज्ञानिक मनोशारीरिक विकृतियां, साइकोलॉजिकल और फिजिकल विकृतियां हैं वो बताई गई है। तो ये दोस्तों कई कारण ये भी हो सकते हैं। असामान्यता, एबनॉर्मल बिहेवियर कैसी, बार बार असंतोष, महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, अधिकारी वर्ग से टकराव, लेकिन ये आएगा मनोशारीरिक विकृतियां। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम पूरी तरह बच्चों पर केंद्रित नहीं, समाज पर केंद्रित नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता हो। भाई दीपक स्वयं जलेगा तभी तो प्रकाश देगा ना। तो एक अध्यापक
वो नहीं पढ़ा सकता यदि वह स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करता या खुद नहीं पढ़ता। तो इसका आंसर आएगा से। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि अध्यापक के लिए जहर क्या है? ये है कि बिना पढ़े कक्षा में चला जाए। हम आज भी 24 साल पढ़ाते हो गए, लेकिन अभी भी हम कक्षा में जाते हैं तो पहले पढ़ के जाते हैं कि एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि समय है, समय की गर्द जमती रहती है, परत जमती रहती है, कुछ भूल नहीं जाए। और बच्चों को हो सकता है अपने अनुभव के द्वारा कुछ नया दे सकते हैं, कुछ नया क्लिक हो जाए। तो एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए। स्टडी भी करनी चाहिए, खुद को भी, एक टीचर को स्टडी भी करनी चाहिए और टीचिंग के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। 153, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है? राय क्या है? रस्म अदा करना है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रोत्साहन करना है, एक दिखावा है। देखो ये दोनों है, उनको सम्मान देना, उनको प्रोत्साहित करना। उनको सम्मान देना है, टीचर को, राष्ट्र निर्माता है टीचर, सभी लोग ऐसा मानते हैं, उनको ये सम्मान देना है। राष्ट्र निर्माता के रूप में उसको माना जाता है, उनको सम्मान देते हैं, तो ये एक सम्मान ही है। शून्य किस देश की देन है? तो दोस्तों आप जानते ही, शून्य है भारत की देन। और एक गाना भी है ना, उस देश का रहने वाला हूँ, जीरो दिया मेरे भारत ने। फिल्म में गाना था कि मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जीरो दिया मेरे भारत ने, कुछ ऐसा करके वो गाना शुरू होता है। तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, ये विश्व को हमारी देन है। 155, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? लेसन प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? एक अध्यापक को बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है, क्रमबद्ध भी करती है, सहायक सामग्री का प्रयोग भी होता है, ये होता है। लेकिन बच्चों के जो क्या लर्निंग कर रहे हैं बच्चे, उसको जांचने में ये सहायक होती है। इसलिए अध्यापक को लेसन प्लानिंग करनी चाहिए। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? इसका आंसर आएगा द। विषय वस्तु संबंधी सब क्रियाएं और अनुभव मिला करके क्या बन गया? पाठ्यक्रम। विषय वस्तु और मूल्यांकन के तरीके ये सब चीजें हैं, लेकिन इसमें एक सब चीजें मिला दी तो विषय वस्तु हो गई और सब क्रियाएं भी हो गई, उसमें मूल्यांकन भी आ गया और कॉपी जांचना वगैरह, ये सारी बातें आ गई, और अध्यापक का अनुभव, ये सब मिला के क्या बनता है? पाठ्यक्रम। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कब गहनतम होती है? तो जो उनको जो लर्निंग प्रोसेस होता है सबसे ज्यादा कब होता है? ये होता है जब उन्हें क्रिया द्वारा सीखने को प्रोत्साहित किया जाए, करके दिखाया जाए, वर्किंग द्वारा सिखाया जाए, तब वो सीखने को, उनको प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरणा दी जाए, उत्साहित किया जाए, तब वो सीखने की क्रिया सबसे ज़्यादा गहरी होती है। अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए? किस विचारधारा से हुए? अध्यापन एक उत्तम और ईमानदारी का व्यवसाय है। बस आपको जो भी है, अध्यापन में कम शारीरिक श्रम होता है, शांति का काम है भाई। ये अब हम पहले पढ़ भी चुके हैं ऐसा, ये शांत व्यवसाय, लेकिन वहाँ ऑप्शन दूसरे थे। अधिक छुट्टियाँ और कम कार्य समय है, ये भी मान सकता है। अध्यापक पूरी जिंदगी सीखने और बौद्धिक विकास का अवसर प्रदान करता है अध्यापन, ये भी ठीक बात है। लेकिन ये कितना सुंदर ऑप्शन है। अध्यापक एक उत्तम, यानी सबसे बढ़िया, बेस्ट, और ईमानदारी, आहा, ऑनेस्टी। तो अध्यापक एक सबसे बेहतरीन और ईमानदारी का प्रोफेशन है। तो ये सबसे अच्छा उत्तर होगा। पूरे अंक आपको अंक मिल जाता है। सीखने पर विद्यार्थियों के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है? आंसर आएगा दोस्तों से। विद्यार्थियों का अंतर्मुख या बहिर्मुख। बच्चे सीखेंगे अगर इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, इस पे डिपेंड करेगा। विद्यार्थी जो सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, तो इन गुणों का सीधा प्रभाव पड़ेगा। बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, विद्यार्थी शांत या बातूनी है। ये शांत और बातूनी, ये आपको ऐसा लगेगा शांत, अंतर्मुखी, बातूनी, बहिर्मुखी, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखी, बहुमुखी, बहिर्मुखी, ये एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट हैं, जो बहुत बड़ा अर्थ देते हैं। ठीक है ना? ये सीमित अर्थ में, ये व्यापक अर्थ में। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे।
बिछड़ गया तो उसको जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसका इलाज करते हैं, ऐसे ही कोई विद्यार्थी शिक्षा में पिछड़ गया तो उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे। प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? प्रौढ़ शिक्षा में भाई बूढ़ों को पढ़ा के क्या लाभ है? क्या आर्थिक विकास, सभ्यता का विकास, काम चलाने योग्य साक्षरता। अब आपको तो ये लगेगा, लेकिन नहीं, इससे राष्ट्र का विकास होता है। बड़े आदमी भी पढ़ लिख जाते हैं तो वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ट्यूशन लेंगे, टालते रहेंगे, कठिनाइयों आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, कठिनाइयों उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेज देंगे। तो दोस्तों उत्तर तो आएगा सही। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों, अब ये समाधान और लिख लेना है, कठिनाइयाँ को पूरा करें, कठिनाइयों के समाधान या उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनको वो पढ़ना चाहते हैं या उनकी कठिनाइयाँ दूर करेंगे। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयाँ हैं, यानी पढ़ने में कोई उनको मुश्किल आ रही है तो वो क्या करेंगे? आप उनको दूर करेंगे या पूरा करेंगे या दूर करेंगे, ऐसा हो जाए। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कहने का मतलब है। यदि प्राचार्य आपको बिना गलती के डांटते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे। यही आंसर आएगा इसका। चलिए आगे चलेंगे और ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। यदि आपके विद्यालय का एक छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? विद्यालय का एक छात्र है, लड़का है, वो जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके साथ दुर्व्यवहार कर, मिसबिहेव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? हम उसे अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे कि ये बात ठीक नहीं है। अलग से बुलाएंगे, नहीं सबके सामने तो वो बच्चा और भी बिगड़ सकता है और बात का बतंगड़ बन सकता है, संबंधित छात्रा की भी बदनामी हो सकती है। तो उसको अलग से बुलाएंगे, फिर उसको प्यार से समझाएंगे कि तुम्हारे इस व्यवहार का क्या फर्क पड़ सकता है, क्या असर हो सकता है। फ्रेंड्स, आज वीडियो कुछ लंबा हो गया है, इसलिए आज बस इतना ही। आप कल फिर मिलते हैं। आप जान ही रहे हैं कि मैं एक दिन में 2 वीडियो लेके आ रहा हूँ, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो ज़रूरी क्वेश्चन हो वो ही आप इसमें करें और गैर ज़रूरी प्रश्न नहीं करें। वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैं 2 तारीख तक, आपका जिस दिन तक एग्जाम होगा, मैंने वादा किया आपसे, तो अभी भी कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बना रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।